तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं लुओ फैंग आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका था और अब वो उसी यूनिवर्स में है। बवाता कहती है ये तो एक मिनिएचर यूनिवर्स है। दोनों इस यूनिवर्स को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं क्योंकि वाकई में ये यूनिवर्स काफी ज्यादा खूबसूरत था। लुओ फैंग बताता है कि इस टेक्निक को यूज करने के लिए काफी मैसिव एनर्जी कंज्यूम होती है, इसलिए पहले कभी उसने ये टेक्निक यूज नहीं की। फिर वो कहता है कि ये यूनिवर्स काफी सुंदर होने के साथ साथ मिस्टीरियस भी है। वो ये जानकर शॉक रहता है कि इस पूरे मिनिएचर यूनिवर्स को वो आसानी से कंट्रोल कर सकता है। इसके अंदर वो अपने एनिमीज को पूरी तरह से सरपास कर सकता है और इवन कि वो खुद को इनहेंस भी कर सकता है और वो बस अपने मन में सोचकर ही पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बवाता कहती है कि ये सीक्रेट टेक्निक तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन तभी लुओ फैंग को बवाता का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब लगता है। उसे शक होता है। वो कहता है बवाता तो इसका मतलब तुम मेरे साथ डिवाइन बीस्ट वर्ल्ड में नहीं थी। और अब इस बवाता की चालाकी पकड़ी जाती है। असल में वो बवाता नहीं बल्कि अतुका होती है, क्योंकि रियल बवाता तो लुओ फैंग के ओरिजिनल बॉडी के साथ होती है और अतुका तो बस बवाता का वेस्ट लेकर यहाँ पे है। एनीवे फिर लुओ फैंग उसी यूनिवर्स को देखने लगता है और उसे पता चल जाता है कि जो बड़ा सीक्रेट पैटर्न डायग्राम है ये पूरे मिनिएचर यूनिवर्स के रूल्स हैं कि कैसे इस मिनिएचर यूनिवर्स को चलना है। यह उसकी ब्लूप्रिंट होती है। ये डायग्राम काफी बड़ा, काफी कॉम्प्लिकेटेड और एकदम परफेक्ट है। ये सब एक्चुअली 64 बीस कोड स्टेचू वाले छोटे छोटे सीक्रेट पैटर्न से बनी है। बाहर से देखने में तो ये पैटर्न बिल्कुल ही रैंडम और बहुत ही मेसी लगते हैं, जैसे बिलियंस लॉ थ्रेड आपस में उलझे हुए हैं, लेकिन असल में ये सब 64 बीस कोड स्टेचू के छोटे छोटे पैटर्न्स को जोड़कर बनाया गया है। और तभी लुओ फैंग को रियलाइज होता है कि क्या अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक्स भी कुछ फिक्स रूल फॉलो करके बनाई जाती है, मतलब कि ये सब कुछ रैंडम नहीं है, इसमें एक सिस्टम और पैटर्न होता है। आगे सिटिंग माउंटेन गेस बताते हैं कि महाविनाश काल काफी समय पहले की बात है, शायद हजारों या लाखों एरास पहले की। इसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। उस समय महाविनाश से पहले भी लोग 64 सीक्रेट पैटर्न को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मानकर कल्टीवेशन करते थे, तो ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है, ये काफी पुराना सिस्टम है। फिर डिवाइन बेस एंसेस्टर लुओ फैंग को देखकर कहते हैं क्या फायदा इन पैटर्न्स को बार बार ड्रॉ करने का, मैं तो 10,000 साल से ये कर रहा हूँ। बेस गॉड पाथ का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल पार्ट है बेस गॉड हार्ट। इसके बिना कोई भी रियल बेस गॉड नहीं बन सकता। बहुत लोग यहीं पे अटक जाते हैं। वो लुओ फैंग को ये सब करता हुआ देखकर कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही गलत रास्ते पे आ गया है। फिर सिटिंग माउंटेन गेस्ट बताते हैं यूनिवर्स के अंदर 8 बेस्ड एक्चुअली लॉ फ्यूजन के आइडल हैं और ये 64 सीक्रेट पैटर्न्स उन्हीं 8 बेस गॉड के परफेक्ट ब्रेकडाउन और इंटरप्रिटेशन है। मतलब दुनिया के सबसे पावरफुल सीक्रेट टेक्निक्स को भी आखिर में इन्हीं 64 पैटर्न्स में तोड़ा जा सकता है। और लुओ फैंग की रेड सिक्लोन बॉडी उसने अनडाइंग लेवल पे होने से पहले ही परफेक्ट जीन लेवल को अचीव कर लिया था, इसलिए उसको स्ट्रॉन्गेस्ट टैलेंट सीक्रेट टेक्निक पहले ही मिल चुकी है। अब अगर लुओ फैंग अपनी टैलेंट सीक्रेट टेक्निक और इन 64 पैटर्न्स के कनेक्शन को समझ जाए तो उनको प्रिंसिपल समझने की भी जरूरत नहीं है। बस हर पैटर्न का स्ट्रक्चर याद रखना है और उसको रेफरेंस बनाकर अपनी खुद की टेक्निक क्रिएट करनी है। अगर लुओ फैंग एक बार इसमें सक्सीड हो गया तो वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक की सिंप्लीफाइड वर्जन भी क्रिएट कर सकता है। ऐसा करना इम्पॉसिबल तो नहीं है। आगे हम देखते हैं लुओ फैंग उन सारे 8 स्टेचू के पैटर्न को डीपली स्टडी कर रहा होता है और कहता है सारे 64 पैटर्न को एकदम परफेक्ट रेप्लिकेट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स काम है कि अभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है, इसलिए अभी के लिए मेरा पूरा फोकस बीस गॉड के सिर्फ 8 मेजर सीक्रेट पैटर्न्स पर होगा, बाकी मैं बाद में देखूंगा। अब लुओ फैंग उन 8 सीक्रेट पैटर्न को डीपली स्टडी करने लगता है और देखते देखते उसकी आंख लग जाती है जहाँ उसे एक बटरफ्लाई दिखती है। वो बटरफ्लाई धीरे धीरे उड़ती हुई गोल्डन बीस के पास जाती है और उसमें मिल जाती है। फिर हमें महाविनाश काल के कुछ पल दिखते हैं जहाँ गोल्डन बीस फाइट कर रहा था और अचानक ही लुओ फैंग की फाइट खुलती है और वो कहता है कि मैं गोल्डन बीस्ट हूँ। ये क्या ही बेस्ट फीलिंग है। ये तो बिल्कुल ही ज़ुआंगज़ू बटरफ्लाई ड्रीमिंग जैसा लग रहा है। असल में ये एक फेमस चाइनीज फिलोसोफर ज़ुआंगज़ू के बटरफ्लाई ड्रीम का रेफरेंस दिया गया है। ज़ुआंगज़ू ने सपना देखा था कि वो एक बटरफ्लाई बन गया है। जब वो उड़ता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मैं ज़ुआंगज़ू हूँ जो बटरफ्लाई का सपना देख रहा था, या मैं बटरफ्लाई हूँ जो कि अब सपना देख रहा है, क्या वो इंसान ज़ुआंगज़ू बन गया है। इसका मतलब रियलिटी और इल्यूजन में फर्क खत्म हो जाना। लुओ फैंग के केस में भी वो सोच रहा था कि मैं इंसान हूँ जो बीस कोड बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उसे बीस कोड की हर्ट समझ आया तब उसको एहसास हुआ कि मैं और गोल्डन बीस दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि हम दोनों एक ही हैं। ये सब देखकर एंसेस्टर काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि लुओ फैंग तो बीस कोड के पार्ट में बिल्कुल ही फाइनल स्टेज में है। बीस कोड हर्ट को समझना ये सबसे छुपी हुई और सबसे मुश्किल चीज है, पर इसने तो इसे आसानी से हासिल कर लिया। बहुत
सात लोग इस पे जिंदगी भर मेहनत करते हैं और अटक जाते हैं, पर लुओ फैंग इसे इतने आसानी से समझ लिया। पर अब भी एंसेस्टर को लग रहा था कि लुओ फैंग खुद से कोई टेक्निक नहीं बना पाएगा, इसलिए वो कहते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बस इतना कहना ही था कि लुओ फैंग उन सीक्रेट पैटर्न से एक न्यू टेक्निक फॉर्म करने लगता है और फाइनली वो इसमें सक्सीड भी कर जाता है। बवाता कहती है ये तो एक्चुअल में एक यूनिवर्स मास्टर की अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक है। अब लुओ फैंग पूरे फुल कॉन्फिडेंस में एंसेस्टर को चैलेंज करता है कि मैं लुओ फैंग आपको चैलेंज करता हूँ। ये सुनकर एंसेस्टर हंसते हुए उसे अपने पास ले आते हैं, जहाँ पे वो अपने डिवाइन बिस फॉर्म में होते हैं और कहते हैं तो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। इस पर लुओ फैंग उससे पूछता है कि आप कौन सा वेपन यूज करोगे। एंसेस्टर बताते हैं कि तुम अपने हाथों का इस्तेमाल करोगे तो मैं भी अपने ह्यूमन फॉर्म से अपने हाथों को वेपन की तरह यूज करूंगा। इस पे लुओ फैंग कहता है तो फिर ठीक है। तो एंसेस्टर उससे कहते हैं तुम तो बेस कोर हार्ट को अच्छे से समझ चुके हो, तो क्या तुम अब भी अपने हाथों को वेपन जैसा यूज नहीं कर सकते। इस पे लुओ फैंग डायरेक्टली एंसेस्टर से कहता है कि आप डायरेक्टली अपना अटैक करो। अब लुओ फैंग अपने न्यू फॉर्म के वे टेक्निक से गोल्डन बीस्ट को समन करता है और बिल्कुल ही बिजली की रफ्तार से एंसेस्टर पे किक अटैक करता है, पर एंसेस्टर उसे इजिली डॉज कर लेते हैं और एक के बाद एक लुओ फैंग उस पे लगातार क्लोज रेंज अटैक करता है, पर एंसेस्टर उसके सारे ही अटैक को ब्लॉक कर देते हैं और एक ही अटैक में लुओ फैंग को काफी दूर फेंक देते हैं। पर लुओ फैंग वापस से काफी गुस्से में एंसेस्टर पर क्लो अटैक करता है। ये क्लो अटैक बिल्कुल ही इंसेन लेवल का होता है, इवन कि वो उसके यूनिवर्स को भी फाड़ देती है, पर एंसेस्टर बच जाते हैं और फौरन ही लुओ फैंग को जोरदार पंच मारते हैं, जिससे लुओ फैंग काफी दूर जाकर गिरता है, पर उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसलिए वह हंसते हुए दोबारा से एंसेस्टर पर अटैक करने जाता है। इस बार भी एंसेस्टर बच जाते हैं, पर लुओ फैंग की स्पीड काफी कमाल की होती है और वह दोबारा से एंसेस्टर को एक और पावरफुल किक अटैक करने वाला था, पर एंसेस्टर उसे वहीं पे पकड़कर नीचे पटक देते हैं और उसके पैर को पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगते हैं। पर लुओ फैंग अपने स्ट्रॉन्गेस्ट क्लो अटैक को यूज करके काफी मजबूत पकड़ बना लेता है और काफी ज्यादा फास्ट मूव करते हुए दोबारा से उस पे किक अटैक करने वाला था। ये देखकर एंसेस्टर भी चौंक जाते हैं और फौरन एंसेस्टर भी अपने अटैक को यूज करने वाले थे, लेकिन इतने में ही लुओ फैंग उस पे किक अटैक कर देता है और अब लुओ फैंग का बिहेवियर भी काफी ज्यादा अलग हो चुका है। वो बिल्कुल ये डिवाइन बीस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। काफी गुस्से में वो दोबारा से एंसेस्टर पर अटैक करने जाता है, पर एंसेस्टर उस पे स्लैश अटैक करते हैं, जिससे वो आसानी से बच जाता है। फिर वो अपने सर से एंसेस्टर पे अटैक करता है, जिससे एंसेस्टर दूर जाकर गिरते हैं, पर लुओ फैंग फौरन ही बिजली की रफ्तार से वहाँ पे पहुंचकर एंसेस्टर को बुरी तरह घायल कर देता है और एक के बाद एक लुओ फैंग बहुत ही फास्ट मूव करते हुए उस पे लगातार अटैक कर रहा था, जिससे एंसेस्टर बच रहे होते हैं। पर देखते ही देखते लुओ फैंग की स्पीड इतने ज्यादा फास्ट हो जाती है कि अब एंसेस्टर को उसे डॉज कर पाना मुश्किल हो रहा था और अब लुओ फैंग अपनी फुल डिवाइन बीस्ट गॉड की पावर को यूज करते हुए एंसेस्टर पर अटैक करता है और हम देखते हैं लुओ फैंग अपने पूरे हाथ को क्लो अटैक से एंसेस्टर के पार कर दिया था, जिससे एंसेस्टर काफी बुरी तरह घायल होकर एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर एंसेस्टर वहाँ पे अपेयर होते हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लुओ फैंग उसे डिफीट कर दिया है। वो कहते हैं क्या सच में इसने मुझे हरा दिया? मैं तो सेम इसके डिवाइन लेवल बॉडी जितना पावरफुल था और ऊपर से तब भी मैं एंसेस्टर ही था, इसके बावजूद इसने मुझे डिफीट कर दिया। ये बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है। अब लुओ फैंग आगे बढ़ता है और एंसेस्टर से थैंक यू कहता है कि आप फाइट में शुरू से आखिर तक बस खुद को डिफेंड कर रहे थे और यही वजह है कि मैं काफी लकी था और इस फाइट को जीत गया। इस पर एंसेस्टर उससे कहते हैं इतना मोडेस्ट बनने की जरूरत नहीं है, मैं यूनिवर्स मास्टर लेवल पे होने के बावजूद अपनी हाईएस्ट डिफेंस टेक्निक को यूज किया था और अगर मैं अपने फुल पावर के साथ तुम पर अटैक करता तो यकीनन मैं जीत जाता, पर अगर तुम ऐसे ही मुझे चैलेंज करते रहे तो इवेंचुअली तुम ही जीतते। खैर अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे सिटिंग माउंटेन गेस्ट भी आ जाते हैं और वो हंस रहे होते हैं। वो लुओ फैंग से कहते हैं लुओ फैंग वेल डन, तुमने काफी अच्छा किया। 180 मिलियन सालों के बाद फाइनली तुम्हारा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और पास में तो तुम सिर्फ ट्रेजर और सीक्रेट मैनुअल पर ही रिलाई करते थे। तुम इनके बिना स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट के सामने स्टैंड तक नहीं कर सकते, पर अब जाकर तुमने अपने एब्सोल्यूट सॉलिड पावर को पाया है। अब तुम्हारा फ्यूचर कल्टीवेशन काफी स्मूथली प्रोग्रेस करना चाहिए और अब तुम तो यूनिवर्स मास्टर के काफी ज्यादा क्लोज हो चुके हो। इस पर एंसेस्टर गुस्सा होते हुए सिटिंग माउंटेन गेज से कहते हैं सिटिंग माउंटेन गेज, तुम खुद की काफी ज्यादा तारीफें कर रहे हो। ये तुम्हारे डिसाइपल की अचीवमेंट है, ना कि तुम्हारी। और वैसे भी अगर इसके पास गोल्डन बीस्ट की क्लोन बॉडी नहीं होती तो ये कभी भी सक्सीड नहीं कर पाता। इस पर लुओ फैंग एंसेस्टर से भी थैंक्स कहता है। इधर सिटिंग माउंटेन गेज कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्रेडिट किसको मिलता है, तुम
तुम बेट मत भूलना, तुम तो स्टार एंसेस्टर हो, इस यूनिवर्स के 9 सुपर पावर में से एक, तो तुम तो अपने वादे से पीछे नहीं हटोगे। अब मैं बस वेट कर रहा हूँ ट्रेजर सेट की जो तुम मेरे डिसाइपल को दोगे। इस पर एंसेस्टर कहते हैं जो हुआ सो हुआ, पर मैं कभी भी अपने वर्ड्स को पीछे नहीं लूंगा। और अब वो लुओफिंग के सामने एक गोल्डन बीस्ट को लाते हैं और कहते हैं लुओफिंग देखो, ये है तुम्हारे ट्रेजर सेट बीस्ट गॉड आर्मर, इसके अंदर 526 ट्रेजर मौजूद हैं। ये सुनकर लुओफिंग काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है 526, इवन की क्यूरियोसिटी लॉर्ड के 1000 ट्रेजर रिवर के अंदर सिर्फ 1000 ट्रेजर ही है। अब लुओफिंग उस आर्मर को समन करता है। एंसेस्टर बताते हैं कि इसमें 4 हाई लेवल के ट्रेजर्स हैं और एक टॉप लेवल का ट्रेजर, और बाकी सारे ऑर्डिनरी ट्रेजर हैं। इसके फेदर्स, इसका सिंगल हॉर्न और इसके बॉडी, अगर तुम इन सभी को कंबाइन यूज करते हो तो मर्ज होकर इनकी पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो बिल्कुल ही ओवरवेलमिंग पावर होती है। इवन कि तुम इन्हें सिंगल भी अटैक के लिए यूज कर सकते हो। यह आर्मर तुम्हारे लिए बिल्कुल ही सुटेबल ट्रेजर है क्योंकि तुम बीस्ट गॉड पाथ की कल्टीवेशन करते हो। अब जैसे लुओफिंग उस पूरे गोल्डन आर्मर को गोल्डन बीस्ट बॉडी से अटैच करता है, गोल्डन बीस्ट की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है और वाकई में यह आर्मर पहले से काफी ज्यादा सही लग रहा। ये बिल्कुल ही गोल्डन बीस्ट को किलर लुक दे रही है। लुओफिंग उस आर्मर को अटैच करके डिवाइन बीस्ट वर्ल्ड पूरा घूमता है। इधर सिटिंग माउंटेन गेस्ट एंसेस्टर से कहते हैं हमने तुम्हें काफी सालों तक परेशान किया है और अब टाइम आ चुका है यहाँ से जाने का। फिर सिटिंग माउंटेन गेस्ट लुओफिंग को बुलाते हैं। लुओफिंग फौरन ही मोसाक्लोन बॉडी में ट्रांसफॉर्म होकर काफी रस करते हुए सिटिंग माउंटेन गेस्ट की तरफ जा रहा था। तब एंसेस्टर उससे कहते हैं इतनी जल्दी में यहाँ से मत जाओ। ये सुनकर सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहते हैं क्या अब भी कुछ बाकी है। इस पर एंसेस्टर उससे कहते हैं ये तुम्हारा मैटर नहीं है, और वो लुओफिंग को अपने साथ ले जाते हैं। वो लुओफिंग को अपने स्पेस में लाकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। एंसेस्टर की ऐसी हंसी देखकर लुओफिंग भी शौक में रहता है कि आखिर एंसेस्टर अब उससे क्या चाहते हैं। उसे ऑकवर्ड सा लग रहा था। तभी लुओफिंग एंसेस्टर से गिफ्ट के लिए थैंक यू कहता है, पर एंसेस्टर लुओफिंग से कहते हैं हमारे स्टार स्काई बीस्ट अलायंस में काफी बेटर रिसोर्सेज हैं और काफी बेटर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैं, तो क्या तुम कभी ह्यूमन रेस को छोड़ने के बारे में सोचे हो। इस पर लुओफिंग डायरेक्टली कहता है नहीं। इस पे एंसेस्टर कहते हैं हाँ मुझे पता है। फिर वो बताते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे कल्टीवेशन टाइम काफी कम रहा, इवन कि यहाँ पे तुम्हारी पूरी फैमिली और फ्रेंड्स भी हैं, तुम्हारे दिल में यहाँ के लिए अटैचमेंट्स भी हैं, तो क्यों ना तुम अपने गोल्डन बीस्ट क्लोन बॉडी को स्टार स्काई बीस्ट अलायंस ज्वाइन करा लो। ये बिल्कुल भी ह्यूमन रेस में तुम्हारी आइडेंटिटी को अफेक्ट नहीं करेगी और तुम्हारे लिए बैकअप में ये पावरफुल फोर्स भी रहेगा, तो क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो। इस पर लुओफिंग कहता है हाँ, पर इससे मेरे ऊपर और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। तो एंसेस्टर उससे कहते हैं ये अलायंस तुम्हें हेल्प भी करेगी, तो नेचुरली तुम्हें यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होगी। अब लुओफिंग कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सकता हूँ। अब जाकर एंसेस्टर लुओफिंग से काफी ज्यादा खुश होते हैं। असल में वो उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहते थे, पर लुओफिंग ह्यूमन रेस को नहीं छोड़ा, तो लास्ट में वो गोल्डन बीस्ट अलायंस से जुड़ गया और अब एंसेस्टर तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी वहाँ पे सिटिंग माउंटेन गेस्ट भी अपेयर होते हैं और वो कहते हैं ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा रिक्रूटमेंट सक्सेसफुली पूरा हो गया, पर क्या इससे मेरे डिसाइपल को कोई भी बेनिफिट मिला। क्या यहाँ पे क्लैन रिवॉर्ड और ट्रेजर नहीं मिलते हैं। अब एंसेस्टर उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कुछ भी कहने से पहले, पर सिटिंग माउंटेन गेस्ट उसकी बात को काटते हुए कहते हैं अब तुम दोबारा से बीस्ट गॉड आर्मर को मेंशन मत करना, वो तो तुम बेट में हारे थे इसलिए तुमने उसे दिया। लुओफिंग तुम्हारी अलायंस को ज्वाइन किया, इस पर उसे कुछ गिफ्ट तो मिलना चाहिए। अब एंसेस्टर गुस्सा होते हुए सिटिंग माउंटेन गेस्ट से कहता है तुम्हें अच्छे से पता है कि बार्गेनिंग कैसे की जाती है। दोनों की फाइट देखकर लुओफिंग का रिएक्शन काफी अजीब सा होता है। सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहते हैं मेरे डिसाइपल ने तुम्हारे अलायंस को ज्वाइन किया है, तो स्टार स्काई बेस की तरफ से कोई ब्लेसिंग तो मिलनी चाहिए। इस पर एंसेस्टर कहता है तुम तो इसके टीचर हो, तो क्या तुम इसे ऐसे जनरस गिफ्ट नहीं देते। इस पर सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहते हैं तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तो डेफिनेटली तुमसे बेहतर गिफ्ट दूंगा। इस पर एंसेस्टर की ईगो हर्ट हो जाती है और वह गुस्से में कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इसके ह्यूमन ओरिजिनल बॉडी को एक हाई लेवल की क्लॉज कॉम्बैक्ट ट्रेजर दूंगा, और वो वेपन लुओफिंग को दे देते हैं। सीन शिफ्ट होती है ओरिजिनल यूनिवर्स में, जहाँ लुओफिंग की मोसाक्लोन बॉडी लुओफिंग के ओरिजिनल बॉडी के पास आ जाती है और यहाँ पे बवाता भी होती है। जैसे अतुका उसके सामने आती है, बवाता उसे जोर का चाटा मारती है और अब उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, क्योंकि अतुका बवाता बनकर लुओफिंग के साथ उतने समय से उसे धोखा दे रही थी। लुओफिंग बताता है कि स्टार एंसेस्टर से
स्लैशिंग ब्लेड मिलने के बाद वो फौरन ही अपने टीचर के साथ ओरिजिनल यूनिवर्स में आ गया। इधर सिटिंग माउंटेन गेस्ट लुओफिंग से कहते हैं, अगर तुम्हें कभी भी मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत पड़े तो तुम मुझे अपने कॉन्शियसनेस के जरिए मैसेज भेज सकते हो, मैं फौरन ही उसे रिसीव कर लूंगा। और वो उसे एक सील भी देते हैं। और अब जैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट जो कि एंसेस्टर के यूनिवर्स में बिल्कुल ही अपने परफेक्ट जीन लेवल तक पहुंच गया था, जैसे ही वो ओरिजिनल यूनिवर्स में आया तो वो बीस्ट काफी रैपिडली इवॉल्व हो गया। इवन कि उसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा हो गया और काफी शॉर्ट टाइम में वो बिल्कुल ही अपने परफेक्ट डिवाइन बॉडी को अचीव कर लिया। अब लुओफिंग कहता है, सब कुछ परफेक्टली रेडी हो चुका है, अब टाइम आ चुका है कि मैं प्रिमोर्डियल स्टार में वापस जाऊं। सीन शिफ्ट होती है वर्चुअल यूनिवर्स के योमी सिटी में, जहाँ पे कुछ लोग लुओफिंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि उसने तो कहा था कि वो जरूर प्रिमोर्डियल स्टार जाएगा, पर अब तक 2 एरा पास हो चुके हैं, वह अभी तक एक बार भी प्रिमोर्डियल स्टार एंटर नहीं किया है। यहाँ लुओफेंग अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करते हुए उनकी बातों को सुन रहा होता है, जहाँ पे एक लेडी कहती है शायद वह प्रिमोर्डियल स्टार जाने में डरता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास काफी सारे ट्रेजर हैं और अब तो उसकी रेपुटेशन भी काफी अच्छी है। जैसे ही वो प्रिमोर्डियल स्टार में एंटर करेगा, सारे फोर्सेस उसे अपना टारगेट बना लेंगे। वो इतना ज्यादा स्टूपिड भी नहीं है, इसलिए वो प्रिमोर्डियल स्टार एंटर नहीं कर रहा। अब लुओफिंग बताता है कि प्रिमोर्डियल स्टार अगर मैं अपने ह्यूमन आइडेंटिटी के साथ एंटर करता हूँ तो फिर वहाँ और भी ज्यादा ब्रूटल फाइट होगी। बाहर रिमर फैल रही है कि मैं डर चुका हूँ और वैसे भी मैं यही चाहता हूँ। अब लुओफेंग अपनी फुल तैयारी के साथ लाइक एंसेस्टर से मिले स्लैशिंग ब्लेड डिवाइन बेस्ड आर्मर फुल तैयारी के साथ वहाँ जाने की प्लानिंग करता है।